Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वायुमंडल है। वायुमंडल से हम जानेंगे कि वायुमंडल होते क्या हैं और वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं और कौन कौन सी जो है गैस जो है इसमें सबसे अधिक विद्यमान है और किसकी मात्रा जो है ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल होते क्या है। वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ एक गैसों का व्याप्त जो है समूह होता है। इसके चारों ओर जो है गैसों का एक आवरण होता है, अर्थात इसकी चादर, गैस का जो है एक चादर जो है इसके पृथ्वी के चारों ओर ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और ये वायुमंडल जो है इस पृथ्वी के साथ जो है टिका हुआ है। वह किस कारण से टिका हुआ है? इसकी आकर्षण शक्ति के कारण जो है ये परतें जो है इसके पृथ्वी के साथ जो है टिका हुआ है। ठीक है। और इसका जो औसत तापमान जो होता है, औसतन तापमान, वायुमंडल का जो औसतन तापमान होता है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। और इसी वायुमंडल के कारण ही जो है पृथ्वी पर जीवन जो है संभव हो पाया। वायुमंडल के कारण ही जीवन संभव है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है ये सभी वायुमंडल जो है घिरे हुए हैं, लेकिन कौन कौन से वायुमंडल में कौन कौन से गैस जो है विद्यमान है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा जो होती है वह लगभग 78% होती है और इसके कुल गैसों के आयतन का जो है लगभग 3/4 से भी अधिक होता है। ठीक है। वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल वायुमंडल के कौन कौन से संगठक है या वायुमंडल का संगठन जो है कैसे हुआ है? ठीक है। तो वायुमंडल का संगठन जो हुआ है वह अनेक गैसों से मिलकर बना हो, जिसमें बहुत सारे गैसें हैं वो जो है ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में तथा गैसीय अवस्था में भी विद्यमान है। और इसकी मात्राएं जो है एक समान नहीं होती है, इसकी मात्राएं जो है असमान होती है, जिसमें से नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 78.08% होती है लगभग। ठीक है। जो कि सबसे अधिक जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, जिसकी मात्रा जो होती है वह 20.9% लगभग है। ठीक है। फिर है आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है एवं अन्य गैसें जो है विद्यमान है। वायुमंडल के संगठन में जो है ये सभी गैसें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें जो है इसमें विद्यमान है। इसके अलावा जो है जलवाष्प भी इसमें विद्यमान है। जलवाष्प, धूलकण, ठीक है, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य पार्टिकल्स भी इसमें विद्यमान है। ठीक है। और इसमें जो है जलवाष्प और धूलकण के कारण जो है जलवाष्प, धूलकण तथा ओजोन के कारण जो है मौसम की दिशाओं के बारे में ज्ञात होता है। मौसम की दिशाओं के बारे में जो ज्ञात होता है कि मौसम किस प्रकार की होगी, ठंडी या गर्मी या बरसात, तो उसका जो मेन कारण है वह जलवाष्प है, धूलकण है तथा ओजोन के कारण ही जो है हमें पता चलता है कि जो है तापमान अधिक होगा या ठंड होगा। ठीक है। और जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी कुल मात्रा जो है पूरे
वायुमंडल का लगभग 99% जो है 99% जो वायुमंडल का जो भाग होता है वह सिर्फ जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, शेष 1% जो है 1% में आ जाता है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ये सभी जो है गैसें आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में सबके बारे में जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट किसका होता है, ऑक्सीजन का परसेंट, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का जो है मात्रा। हम वायुमंडल में विद्यमान अन्य प्रकार की गैसें हैं उनमें से जानते हैं कि सबके जो है आयतन जो है वो परसेंटेज में जो है कितना वायुमंडल में कितना किसकी मात्रा जो है किस गैसों की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले जो है जिसकी मात्रा सबसे अधिक जो है उस किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा जो है इसका सूत्र क्या होता है, N2 होता है। इसकी मात्रा जो होता है 78.08%, वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग सब 78.08% है। फिर है ऑक्सीजन, जिसका सूत्र क्या होता है, O2। इसकी मात्रा 20.93%। ठीक है, फिर है आर्गन। आर्गन की मात्रा जो होती है, आर्गन Ar सूत्र, आर्गन का सूत्र क्या होता है, Ar। इसकी मात्रा जो होती है 0.93%। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है इसका सूत्र CO2। इसकी मात्रा 0.036%। ठीक है, इसके बाद आ गया नियॉन। ठीक है, नियॉन की मात्रा कितनी है, नियॉन का सूत्र Ne। इसकी मात्रा 0.002%। नियॉन की मात्रा कितने, 0.002%। अब है एक हीलियम गैस, जिसका सूत्र क्या होता है, He। हीलियम का He होता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.0005%। कितना होता है हीलियम की मात्रा, इसका सूत्र होता है He। इसकी मात्रा जो है 0.0005%। ठीक है, अब है क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। क्रिप्टॉन का क्या होता है सूत्र, Kr, जेनॉन का Xc, हाइड्रोजन का H। ठीक है, क्रिप्टॉन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 0.001। जेनॉन का 0.00009 और हाइड्रोजन का 0.00005%। ये सभी जो है गैसों की मात्रा है जो कि वायुमंडल में। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 99% जो है पूरे वायुमंडल में जो है 99% जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। और इसकी जो ये गैसों की जो ऊंचाई होती है ये कितना, 32 किलोमीटर ऊंचाई में ये गैस जो है विद्यमान रहती है। 99% जो है विद्यमान रहती है, कुल का जो है 99% जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई में विद्यमान रहती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में मौजूद है, लेकिन ये जो है हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, या फिर ऑक्सीजन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, या आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसें हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये हमारे जीवन के में जो है क्या प्रभाव डालते हैं और हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। नाइट्रोजन गैस, यह वायुमंडल गैस में सर्वप्रथम गैस है। वायुमंडल के गैस में सर्वप्रथम गैस जो है वह क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और यह गैस जो है भारी गैस भी है, भारी गैस है। और नाइट्रोजन गैस की जो विशेषता है वह क्या है कि यह जो है नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में
नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में वस्तुएं जो है, कोई भी वस्तु जो है कम जलती है, तेजी से नहीं जलती है। और इसके कुल वायुमंडल के कुल आयतन का जो है, गैसों के कुल आयतन का जो है लगभग जो है कितना है, 78.08% है, जो कि कुल वायुमंडल के 3/4 से अधिक है। और यह रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन भी है। क्या है? यह रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। और नाइट्रोजन गैस जो है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि गांठदार बैक्टीरिया, जो कि गांठदार जो है जड़ों वाले पौधों में पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। जो कि इसके भोजन का भी कारण है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति का क्या कारण है कि जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है, जो कि पौधों के लिए उपयोगी है, यह क्या करता है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो है कन्वर्ट कर देता है। उसके कारण से जो है पौधों को जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करें ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की जो है प्रधानता जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा है ऑक्सीजन गैस O2, जिसकी मात्रा कितनी है 20.95%, लगभग 20.9% है। यह क्या करता है, यह जो है मानव के लिए प्राणदायिनी गैस है। ऑक्सीजन के बिना जो है हम क्या करते हैं, हम जीवित नहीं रह पाते हैं। इस कारण से यह गैस जो है प्राणदायिनी गैस है, अर्थात इससे जो हमें प्राण जो है सुरक्षित रहते हैं। और ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है, यह मानव या अन्य प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्राप्ति जो होती है वो पौधों के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि वायुमंडल में मौजूद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ऑक्सीजन जो है छोड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो है हम जो है क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है अवशोषण करके जो है वह ऑक्सीजन में रूपांतरित कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना जो है ईंधन नहीं जलता है। ईंधन नहीं जलता या फिर ईंधन का जलना असंभव है। और यह जो है लगभग 64 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाया जाता है। वायुमंडल के 64 किलोमीटर तक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है कितना, 64 किलोमीटर के ही क्षेत्र तक में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें आर्गन गैस की। इसका क्या होता है, एयर। ठीक है, आर्गन गैस क्या है? आर्गन गैस एक नोबल गैस है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, अक्रिय गैस है, नोबल गैस या अक्रिय गैस। और यह गैस जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है।
एकमात्र जो है क्वेश्चन आता है कि रासायनिक क्रिया में कौन से गैस जो है भाग नहीं लेते हैं, तो आर्गन गैस जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेने वाले गैस कौन है। ऑप्शन रहेगा ऑक्सीजन रहेगा, आर्गन रहेगा, नियॉन रहेगा, क्रिप्टॉन रहेगा। तो आप जो है आर्गन गैस को टिक करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, CO2। इसकी मात्रा 0.036%। यह गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यह एक भारी गैस है। भारी गैस है, ठीक है। यह सौर विकिरण के लिए, अर्थात सूर्य का जब किरण आता है तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको पार होने देता है, लेकिन जब यह पृथ्वी से परावर्तित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवरोध पैदा कर देता है, अर्थात रुकावट आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि तापमान में जो है हमेशा नियंत्रण रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तापमान बढ़ेगा। तो मेन कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है यह तापमान को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण उपयोगी है। ठीक है, तापमान को संतुलन बनाए रखता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि जो है वायुमंडल जो है अधिक गर्म हो जाएगी और वैश्विक तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वैश्विक तापमान में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने से क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, अर्थात वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है क्या करता है, उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होना। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। और इससे रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 ईस्वी में बना था, जो कि वैश्विक तापमान को वृद्धि होने से रोकने के लिए जो है एक गठित की गई थी। ठीक है, क्या था वह, क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी स्थापना कब, 1997 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल जो है किसके लिए जो है, यह किसके लिए प्रोटोकॉल है, अर्थात किसके लिए संरक्षण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा में कमी करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्सर्जित होने से बचाने के लिए जो है, या उत्पन्न होने से कम करने के लिए इस क्योटो प्रोटोकॉल जो है लाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना कब, 1997 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओजोन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन O3, इसकी मात्रा कितनी है, 0.009%। ठीक है, वायुमंडल में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान इस कारण है क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पे आती है तो यह जो है ओजोन जो है एक छलनी का कार्य करता है। ये जैसे ये ओजोन का लेयर है, सूर्य किरणें आती है, पार होगी, लेकिन ये जो है छन करके पार होती है। यह क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है पराबैंगनी किरणों को, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो क्या होगा, ओजोन परत अगर नहीं होता तो ये पराबैंगनी किरणें जो है हमारे पृथ्वी पर पड़ती, जिसके कारण से जो है त्वचा कैंसर या चर्म कैंसर जो है उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो ओजोन जो है, ओजोन यह लगभग जो है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में ही पाया जाता है। ओजोन की परतें जो होती है
वह 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में ही मौजूद है। ठीक है। ओजोन परत जो है नष्ट होने का जो है बहुत सारा कारण है। ओजोन परत नष्ट होने का कारण यह है कि जेट विमानों के द्वारा जो धुएं उत्सर्जित होते हैं, या फिर एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण से जो है ओजोन परतों का विनाश हो रहा है, ओजोन परतें नष्ट हो रही। और अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ऐसा एक छिद्र भी पाया गया है, ओजोन में एक छिद्र भी पाया गया है। इसका मेन जो कारण है वो क्या है कि विमानों के द्वारा निकले हुए धुएं, या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर के द्वारा उत्सर्जित होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके नष्ट होने का कारण है। ठीक है। के बारे में जलवाष्प, इसके कुल आयतन का जो है वह 4% जो है लगभग विद्यमान रहता है। हमेशा जो है 4% जो है हमेशा पृथ्वी पर जो है या फिर वायुमंडल में हमेशा 4% जलवाष्प विद्यमान रहता है। इसका जो है पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प क्या होता है, घटता है। विषुवत रेखा पे अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश पर जाने से, ध्रुवों पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और ऊंचाई बढ़ने पर भी जो है जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या आती है, जलवाष्प की मात्रा में ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह भी जो है जलवाष्प भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का वो भी कारण है कि जो है क्या है, जलवाष्प होना और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मौजूद होना। ठीक है। और ये जलवाष्प जो है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में और गैस, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा जो है कितनी है, लगभग 0 से 4% है। और यह जो है घटते रहता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है इसकी जलवाष्प की मात्रा जो है 4%, और वही ध्रुवों पर जाते जाते जो है उसकी मात्रा जो है लगभग कम हो जाती है, लगभग 1% हो जाती है। और जलवाष्प जो है सतह से 10 किलोमीटर, सतह से 10 किलोमीटर पर जो है लगभग 90% जो है जलवाष्प पाया जाता है। जलवाष्प जो है कितने परसेंट पे पाया जाता है, लगभग 90% पे पाया जाता है। लेकिन जो है कितनी ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है लगभग 90% जो है जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अब हम बात करें धूलकण के बारे में कि धूलकण होते क्या है। धूलकण जो है हमारे जो है पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालते हैं। धूलकण इसे क्या कहते हैं, धूलकण को एरोसोल भी कहते हैं। इसे धूलकण को एरोसोल भी कहा जाता है। और धूलकण में, वायुमंडल के धूलकण में क्या क्या पाया जाता है, समुद्री नमक रहता है इसके धूलकण में, समुद्री नमक, राख, रेत, फिर मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये सभी क्या रहते हैं, ये सभी विद्यमान रहते हैं। धूलकण में क्या रहते हैं, समुद्री नमक, राख, रेत, मिट्टी, ये सभी क्या रहते हैं उसमें मौजूद रहते हैं। तथा प्रकाश का रंग, जैसे आकाश का रंग जो नीला होता है, या फिर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का कलर जो है लाल होना, इसका कारण भी जो है धूलकण के कारण ही होता है।
प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना इसका कारण है। धूलकण के ही कारण जो है क्या होता है कि आकाश का रंग जो है नीला होता है या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब जो है वायुमंडल के रासायनिक संगठन जो है दो प्रकार के, एक जो है सममंडल में जो है बांटा गया है, एक जो है विषम मंडल में बांटा गया है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से जो है वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया, दो मंडल में बांटा गया। एक है सममंडल और दूसरा जो है वह है विषम मंडल। सममंडल में कौन कौन से मंडल आ जाते हैं? क्षोभ मंडल आ जाते हैं, समताप मंडल आ जाते हैं और मध्य मंडल आते हैं। सममंडल में पहला जो होता है वह क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्य मंडल। इस सममंडल के अंतर्गत जो है तीन मंडल आते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। और इसी के अंतर्गत सममंडल के अंतर्गत जो है सभी गैसें जो है विद्यमान रहती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी जो है गैसें जो है CO2, ये सभी गैसें जो है सममंडल में ही विद्यमान रहती है। ठीक है, अब बात है विषम मंडल की। विषम मंडल में कौन कौन से गैसें रहती है और सममंडल की जो सीमा जो रहती है वह सतह से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, 0 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। विषम मंडल, दूसरा है विषम मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 90 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और विषम मंडल है, इसकी जो सबसे पहले यहाँ पृथ्वी है, ये जैसे पृथ्वी, फिर उसके बाद सममंडल, ये 90 किलोमीटर तक सममंडल, उसके बाद जो है इसके जो कण है इसमें जो है आणविक नाइट्रोजन, पहले आणविक नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो कि 90 से 200 किलोमीटर के अंदर जो है आणविक नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आणविक ऑक्सीजन 200 से 1100 किलोमीटर, फिर 1100 से 3500 किलोमीटर के इसमें आ जाते हैं आणविक हीलियम के गैस। ठीक है, उसके बाद 3500 से 10,000 में आणविक हाइड्रोजन। ये सभी जो है इस तरह से जो है इस गैस की मात्राएं जो है पाई जाती है। सबसे पहले 90 से लेकर के 200 के बीच में जो है आणविक नाइट्रोजन की परत रहती है, फिर उसके बाद 200 से 1100 के बीच की परत जो होती है उसमें ऑक्सीजन की परत, फिर 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच जो है आणविक हीलियम की परतें होती है, फिर 3500 से 10,000 के बीच जो है
आणविक हाइड्रोजन की। इसके बाद जो है वायुमंडल जो है विरल माध्यम में पहुंच जाता है और अंतरिक्ष में जो है विलीन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसी को समझेंगे कि जो है वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है, जिसको 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। कई अलग अलग विद्वानों ने जो है मध्यमंडल को छोड़ करके जो है ओजोन मंडल भी कहा गया है। तो जानते हैं कि जो है सभी मंडलों के बारे में, कौन सी मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल की परतों का विभाजन जो है 5 प्रकार से किया गया है। वायुमंडल की परतें, सबसे जो पहला है जिसे निचली परत भी बोलते हैं उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, निचली परत क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल। तीसरा परत है मध्यमंडल। चौथा परत है आयन मंडल और 5वां परत है बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर। ऐसा भी आ जाता है कि निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में भी आ जाता है कि जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सबसे जो निचली परत है वह कौन सी परत है। आपको जो है क्षोभ मंडल ना दे करके ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एनोस्फेयर, इसमें चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो क्या देंगे, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है क्षोभ मंडल को कहा जाता है। अब इसको जो है बारी बारी से हम समझेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसकी जो परतें जो है, इसकी लंबाई होगी कि जो है किन किन परतों को जो है कौन सी परत कहा जाता है। उसकी जो ऊंचाई जो होगी, जैसे सतह से लेकर के 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की, फिर 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल की। इसी तरह से जो है सबों को बारी बारी से हम जानेंगे। पहला है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे जो निचली परत है ये परतें, ये क्षोभ मंडल है। इसकी जो ऊंचाई है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और ये ध्रुव पर जो इसकी हाइट है वह है 8 किलोमीटर और यहाँ से विषुवत रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है यह है 18 किलोमीटर। अर्थात इसकी औसत जो ऊंचाई है लगभग 10 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई कितनी है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है क्षोभ मंडल पर? 0 से लगभग 18 किलोमीटर के बीच में आती है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं जो घटित होती है, जैसे बिजली का चमकना या वर्षा होना, ये सभी घटनाएं, मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती है वो सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो घटित होती है वह किस मंडल में घटित होती है। तो जो है किस मंडल में? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में घटित होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी ऊंचाई जो बढ़ती है, जैसे 165 मीटर पर
विषुवत रेखा से 165 मीटर की ऊंचाई जैसे बढ़ती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, तापमान में जो है 1 डिग्री जो है कम जाती है। और जैसे 1 किलोमीटर की अगर ऊंचाई आती है तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर इसके तापमान में कमी पाया जाता है। और ऊपर जाने पर इसका वायुदाब भी क्या होता है, घट जाता है, और साथ ही साथ जो है पवन की गति जो है तीव्र हो जाती है, जिसे जेट पवन भी कहा जाता है। ठीक है, जेट पवन भी कहा जाता है। ठीक है, अब है क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। दूसरा है समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, यह दूसरी परत है, दूसरी परत है वायुमंडल की। दूसरी परत कौन है, समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है, इस परत की ऊंचाई जो ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच जो है यह मंडल पाया जाता है। ठीक है, और इसी मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत जो है किस मंडल में, समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पाई जाती है वह लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर जो है पाई जाती है, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, या फिर 15 से 35 किलोमीटर के समथिंग जो है पाई जाती है। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ही जो है क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, ओजोन का मुख्य कारण क्या है, ओजोन जो है क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है, जिसके कारण से जो है वह किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ना पड़ करके जो है वहीं अवशोषित हो जाती है। अगर ये किरणें, पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जो है मानव शरीर को या जीव जंतु को क्या हो सकता है, चर्म कैंसर या त्वचा कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसे करने से चर्म कैंसर या त्वचा कैंसर भी होता है। ठीक है, और इसकी उपस्थिति जो है, ओजोन की उपस्थिति के कारण जो है इसमें जो है अचानक जो है पहले तो तापमान में गिरावट आती है, और इसमें जो अचानक जैसे 20 किलोमीटर प्लस होता है तो अचानक जो है इसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, अचानक तापमान में वृद्धि। पहले तो क्षोभ मंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी तो तापमान घट रहा था, 20 किलोमीटर जैसे आएगा तापमान घटा हुआ रहेगा, लेकिन 20 किलोमीटर जैसे प्लस होगा कि अचानक जो है तापमान में वृद्धि होगा। वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, ओजोन का कारण ही है। ओजोन के कारण ही जो है तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, वो अवशोषित हो जाती है, और जिसके कारण से जो है तापमान का वृद्धि हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। और समताप मंडल में, समताप मंडल में जो है कोई मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती है, और ना ही हलचल होता है, उत्पन्न होता है, जिस कारण से जो है वायुयान जो है चलाने में काफी सुविधा होती है। वायुयान चलाने में सुविधा, क्योंकि इसमें कोई घटना घटित ही नहीं होती, कोई मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है, जिसके कारण से वायुयान जो है अच्छी तरह से जो है चलता है, और उसको वायुयान चालक को जो है समताप मंडल में वायुयान चलाना काफी पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जो है वायुयान जो है किस मंडल में चलते हैं, तो वायुयान जो है समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें मध्य मंडल की। तीसरा जो मंडल है वह है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसकी जो सीमा है, परत की जो सीमा है इस मध्य मंडल की, वह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की है। और इस मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान जो है पाया जाता है 100 डिग्री
सेंटीग्रेड। वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान जो है मध्य मंडल में ही रहता है, ठीक है। और इस मंडल में अचानक जो है तापमान में गिरावट, जैसे समताप मंडल में जो है क्षोभ मंडल से जो है अचानक जो है तापमान घटती है, फिर जो है ओजोन की परत जब आती है तो बढ़ती है, फिर मध्य मंडल में आते आते तापमान में क्या होती है, अचानक जो है गिरावट आती है। और यह गिरावट जो है कितना हो जाता है, इतना गिर जाता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान गिर जाता है, ठीक है, जो कि पूरे वायुमंडल का जो है सबसे न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही। चौथा है आयन मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में आयन मंडल में जो है रेडियो तरंग जो है परावर्तित जो है इसी मंडल में होते हैं। रेडियो तरंग या उपग्रह संबंधी जितने भी जो है वो होते हैं वह आयन मंडल में ही होते हैं। इसमें लघु तरंगे जो है, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे तथा मध्यम रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती है, ठीक है। और इसमें जो है विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की इसमें जो है तापमान जो है इसमें अचानक जो है बढ़ जाती है, तापमान बढ़ती है तथा जब तापमान बढ़ती है तो जो इसका दबाव जो होता है क्या होता है, घट जाता है, न्यून दबाव हो जाता है, न्यूनतम दबाव में आ जाता है, ठीक है। और इसके जो है लेयर जो है विभिन्न लेयरों में इसको बांटा गया। आयन मंडल को जो है विभिन्न लेयरों में बांटा गया। कौन कौन से लेयर है, एक है डी लेयर है, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, ठीक है। डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। इसकी जो ऊंचाई है वह है 80 से लगभग 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से 640 जो है आयन मंडल का क्षेत्र आता है। और डी लेयर का जो क्षेत्र है वह है 80 किलोमीटर से 96 किलोमीटर। ई लेयर का 96 किलोमीटर से लेकर के 130 किलोमीटर। 96 किलोमीटर से लेकर के कितना, 130 किलोमीटर। एफ लेयर का जो है वह कितना है, 160 से लेकर के 300। एफ लेयर का 160 से लेकर के 360 तक। फिर जी लेयर का 360 से लेकर के 660 तक। डी लेयर में जो है दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। डी लेयर में दीर्घ रेडियो तरंगे, ई लेयर में मध्यम रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। एफ लेयर में जो है लघु रेडियो तरंगे परावर्तित होती है और इसे जो है एप्लीटन परत भी कहा जाता है। लघु रेडियो तरंगे परावर्तित होती है लेकिन इसे क्या कहा जाता है, एप्लीटन परत कहा जाता है, ठीक है। और जी लेयर में जो है सभी तरंगे परावर्तित होती है, लघु, दीर्घ, मध्यम, ये सभी प्रकार की जो है तरंगे इसमें परावर्तित होती है। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4 लेयरों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सा, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ठीक है। अब हम सबसे जो लास्ट परत है वो कौन सा है, बहिर्मंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी है 800 से लेकर के अबव 840 के प्लस है, ठीक है। मंडल है वह है बहिर्मंडल, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है। इस परत की जो ऊंचाई है वह 640 के किलोमीटर के प्लस है, से लेकर के लगभग 10,000 किलोमीटर। ये बहिर्मंडल जो है विभिन्न परतों में बटी हुई है। सभी गैसें जो है एक परत बाय परत जो है बटी हुई है। इसमें जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता। ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैसें विद्यमान रहती है
और ये सभी जो है परत बाय परत रहती है। जैसे हम बताए थे जो है विषम मंडल में कि सभी परतें, जैसे सममंडल, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन, सभी परत बाय परत इसमें जो है मौजूद होते हैं। जैसे सममंडल में थे पहले सममंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। उसके बाद जो है इसकी सीमा जब बढ़ती है तो पहले जो है आणविक जो है नाइट्रोजन, फिर आणविक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। इस तरह की जो है परतें जो है बहिर्मंडल में मौजूद होती है। और इस मंडल में 10,000 किलोमीटर के बाद जो है 10,000 किलोमीटर के बाद जो है वायुमंडल जो है विरल माध्यम, अर्थात यह निर्वात जो है पाया जाता है। विरल माध्यम मतलब कुछ नहीं, निर्वात लगभग पाया जाता है और यह अंतरिक्ष में जो है विलीन हो जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल का बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचे वो आप लोग अच्छी तरह से समझें, देखें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।